चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। हेडिंग डालिए तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद मेन टॉपिक स्टार्ट होगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। स्केलर का मतलब क्या होता है? अदिश राशि ना, सदिश राशि होता है, एक अदिश राशि होता है। स्केलर का मतलब ही होता है अदिश, जिसमें दिशा ना हो। तो लैंग्वेज हम इसी का दिखा देते हैं। देखिए द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, याद है मैट्रिक्स को भी स्केलर से गुना किए थे, बाहर 3 से 5 से गुना करना, वैसे ही मैं देखो इसके साथ क्या मामला होगा। द स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर ए बाय ए स्केलर के, एक स्केलर से के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इज द वेक्टर, ये भी एक वेक्टर ही होगा, के ए। वेक्टर क्या बन जाएगा? वेक्टर बन जाएगा के ए, सच डैट, इस तरह से होगा। नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 या ए नंबर आप लगा सकते हैं इसमें। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के ए बराबर होगा के का मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और दूसरा हो जाएगा बी में डायरेक्शन ऑफ, हाँ डायरेक्शन ऑफ के ए, जो के ए का डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा इज़ द सेम एज डेट ऑफ वेक्टर ए इफ़ के इज़ पॉजिटिव। अगर या व्हेन लिख सकते, या इफ़ लिखो, इफ़ के इज़ ग्रेटर देन 0 से बड़ा हो, एंड डायरेक्शन ऑफ के ए इज़ नेगेटिव, इज़ द अपोजिट या ऐसे हटाओ, डायरेक्शन वर्ड हटाओ पूरा ग्रेटर देन 0 एंड अपोजिट टू ए यानी वेक्टर ए इफ़ के इज़ लेस देन 0, यानी के निगेटिव अगर हो तो, ऐसे भी सफिशिएंट। चलो जी, इस बात को पहले समझते हैं ध्यान से जो लिखा हुआ है। देखो मान लो हमारे पास एक वेक्टर है ए, वेक्टर में क्या होता है? एक मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है, कुछ ना कुछ इसका मैग्नीट्यूड होगा, कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। मान लीजिए ये वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है, इनिशियल पॉइंट होगा ये, और ये इसका फाइनल पॉइंट, कुछ ना कुछ इसका मैग्नीट्यूड होगा। कहता है कि द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर ए बाय एक स्केलर के, किसी एक नंबर के से गुना कर दिया। के का मान क्या हो सकता है? के का मान 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4। स्केलर का मतलब एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 से गुना कर नॉर्मली वही रहेगा, -2 हो सकता है, -5 हो सकता है, प्लस भी नंबर हो सकता है, माइनस, स्केलर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो अगर हम इससे गुना कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा, इसको लिखेंगे फिर के ए। जैसे मैंने कहा ये वेक्टर ए है, इसको 2 से गुना कर दो, तो जैसे 2 से गुना करेंगे तो 2a हो जाएगा ना, 2a। तो होगा क्या फ़र्क होगा? इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, अगर ये 5 होगा तो हो जाएगा डबल, 5 दूनी 10, लेकिन डायरेक्शन वही रहेगा। जैसे मैंने इसको 2a से गुना कर दिया तो ये बन गया 2 इंटू वेक्टर ए, मतलब बन जाएगा 2 इंटू वेक्टर ए, सच दैट इस तरह से होगा कि उसके मैग्नीट्यूड में के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब के अगर 2 से गुना कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड का डबल हो जाएगा। अगर ये 5 है तो ये सीधा हो जाएगा 10 यूनिट। अब नया वेक्टर बन जाएगा 2a, डायरेक्शन वही रहेगा। जैसे मैंने 3 से गुना कर दिया, इसमें 3a जैसे करेंगे तो समझो यहाँ पर ये 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, 1 2 और 3 बार इसके अंदर आ जाएगा, इतना। यही मैग्नीट्यूड का 3 पार्ट इसके अंदर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर एक बार a यहाँ है, एक बार a यहाँ, एक बार a यहाँ, 3 बार a आ जाएगा इसके अंदर। तो 5 5 10 और 5 कितना हो जाएगा बोलो? 15 यूनिट हो जाएगा। मतलब अगर हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड उतना टाइम्स बढ़ जाता है।
कितना, नंबर 1 में कह रहा है कि अगर किसी वेक्टर को आपने गुना किया k से तो उसका मैग्नीट्यूड जो उसका परिमाप था a से लेके b तक, अभी था मैग्नीट्यूड कितना ab का मैग्नीट्यूड अगर पूछेंगे तो कितना होगा बोलो 5 होगा। लेकिन अब यहाँ पर मान लो नया वेक्टर हो गया pq, मैग्नीट्यूड बदल चुका है, pq का मैग्नीट्यूड होगा 10 यूनिट, क्योंकि आपने क्या कर दिया इसको 2 से मल्टीप्लाई, 3 से गुना करेंगे तो यहाँ भी सीधा मैग्नीट्यूड में उतना से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उतना पॉजिटिव साइन से, ठीक है। एंड कह रहा है डायरेक्शन ऑफ के ए इज, अब डायरेक्शन ऑफ के की बात कर रहे हैं, के का डायरेक्शन सेम होगा, उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में ए है, अगर के का मान जो आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर पॉजिटिव है तो, बस इतना समझना। अगर मान लो मैंने इसके ए में गुना किया -2 से, देखो -2a कर देंगे तो 2 गुना तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन हो जाएगा अपोजिट, मैग्नीट्यूड 2 गुना बढ़ जाएगा, मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन हो जाएगा इसका ऐसे ऊपर से नीचे, ये नीचे से ऊपर है तो ये ऊपर से नीचे 2 गुना इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा अपोजिट टू ए का जो डायरेक्शन है अगर ऊपर है तो इसका डायरेक्शन नीचे हो जाएगा, बस इतनी सी बात समझना है। अब जैसे मैंने यहाँ पर किया 1/2 से मल्टीप्लाई, देखो 1/2a तो जो मैग्नीट्यूड था उसका हो गया आधा, आप पॉजिटिव नंबर से गुना किया 1/2 तो इसलिए डायरेक्शन वही रहेगा जो इसका है, तो यानी कि ये छोटा सा हो जाएगा ऐसे ही, यानी कि जो मान लिया अगर पहले 5 था तो हो जाएगा कितना 2.5 हो जाएगा। इसी को गुना कर दिया मैंने -1/2a से, अब बताओ क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो आधा होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा। बात समझ में आई? फिर से देखो, कहता है द स्केलर मल्टीपल ऑफ ए का जो स्केलर मल्टीपल है बाय ए के इज द वेक्टर, जो भी एक वेक्टर ही होता है के ए, जैसे किसी नंबर को 5 से गुना करें एक नंबर ही मिलेगा, उसी तरह वेक्टर को जब स्केलर से गुना करते हैं किसी नंबर से तो एक वेक्टर ही मिलता है। वो वेक्टर किस तरह से होता है, सच डैट जो मैग्नीट्यूड ऑफ के ए होगा वो कुछ नहीं होगा, मेन मैग्नीट्यूड वेक्टर में के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से गुना कीजिएगा 2 से मल्टीप्लाई, 3 से गुना किया 3 से मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड में, -2 से गुना कीजिएगा तो मैग्नीट्यूड में -2 से ही गुना होगा, +2 से मॉडुलस लगा हुआ है, डायरेक्शन खाली अपोजिट हो जाएगा ना। डायरेक्शन ऑफ के ए का जो नया वेक्टर है उसका डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ ए के ही बराबर होगा अगर के का मान 0 से बड़ा, आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो, और अगर आप उसके निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो 0 से छोटा है तो ए का डायरेक्शन जो के का डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा अपोजिट टू ए का जस्ट उल्टा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अगर हम इसमें 7 से गुना कर देंगे क्या होगा, 7 गुना ज़्यादा हो जाएगा, 7 गुना ज़्यादा हो जाएगा। मान लो ये वेक्टर हमारे पास बी था, देखो ये वेक्टर बी है, ठीक है, ये वेक्टर बी ऐसे है। अब मान लीजिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, अब इसमें मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, अगर मान लीजिए पहले वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगा मान लो 10 तो अब कितना हो जाएगा बोलो, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये बोलेंगे सर इसका हो जाएगा मैग्नीट्यूड 3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो 3 का तो मॉडुलस 3 होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है बोलो 10 है। यही बात ये कह रहा है कि ऐसे टूट जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ के ए का निकालना चाहेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ के इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा, नहीं 10 गुना 3 हो जाएगा, यानी कि 30 यूनिट हो जाएगा। इतनी बात समझिए, मैग्नीट्यूड उतना टाइम से बढ़ जाएगा, अगर नेगेटिव नंबर से गुना कर रहे हैं डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, बस पॉजिटिव नंबर से गुना उसी डायरेक्शन में उतना गुना बढ़ जाएगा वेक्टर, ठीक है। चलिए इसको लिखिए तुम, इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, किसी वेक्टर को किसी नंबर से गुना करना, 2 से 5 से 7 से 10 से -2 से -5 से ऐसा गुना कर रहे हैं। हाँ फिगर एक लाइन से बना लीजिए ना, जगह होगा आपके पास भी नीचे में, अच्छा दिखेगा कि हाँ ये सर 5 था, 2 से गुना किए तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया 10 यूनिट, बस डायरेक्शन कैसा हो गया इसका अपोजिट हो गया। ये कितना होगा 2.5 यूनिट, 2.5 यूनिट, ये कितना होगा, ये भी होगा 2.5 यूनिट, बट डायरेक्शन इसका अपोजिट होगा, उल्टा ना होगा, 5 का आधा, चूँकि 1/2 ए कर रहे हैं आप, पॉजिटिव से गुना करें उसी डायरेक्शन में, निगेटिव से गुना अपोजिट डायरेक्शन में 2.5 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड में उतना से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, डायरेक्शन उसका उसी वही रहेगा अगर पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो, और डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो। या मेरे साथ लिखिएगा, थोड़ा सा टाइम बचाएंगे हम लोग। कंपोनेंट्स हेडिंग डालिएगा बीच में एकदम, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, इस वेक्टर का क्या क्या घटक होता है, कंपोनेंट का मतलब होता है जी घटक, है ना, हिंदी में बोलते हैं घटक, किन किन चीज़ों से वेक्टर मिल के बना हुआ है। तो देखो वेक्टर को अब देखते हैं हम लोग डिटेल में। देखिए तो थोड़ा सा थ्योरी है पहले इसमें। मान लीजिए हमारे पास लेट ओ बी द ऑरिजिन, कह रहा मान लीजिए ओ ऑरिजिन है, एंड मान लीजिए लेट हमारे पास एक पॉइंट है P X Y और Z, बी एनी पॉइंट
इन स्पेस, स्पेस में एक पॉइंट है हमारे पास एक्स वाई जेड, कहता है मान लीजिए लेट आई जे और के बी यूनिट वेक्टर्स है, यूनिट वेक्टर्स along x axis, y axis and the z axis and z axis के along में ये सब यूनिट वेक्टर है रिस्पेक्टिवली। ये सब एक लाइन में लिखिएगा ना, उसके बाद दूसरे लाइन में ये सब लिखाएगा। मेरे पास तो एक ही लाइन में आ गया है और आपके हो सकता है ये 2 लाइन में जाए और ये सब ये दूसरे लाइन में जाएगा। दो कोई दिक्कत नहीं है, 3 लाइन चला जाए कोई दिक्कत नहीं है। बस इस लाइन में पूरा लिखना है इस वाले को लगातार, उसके बाद अगले लाइन में इसको लिखना है, ठीक है। चलिए रिस्पेक्टिवली, और मान लेते हैं लेट द पोजीशन वेक्टर 13 नंबर में बताए थे आपको, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी का जो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट पी बी, मान लेते हैं ये आर है, पी पॉइंट पी है, कैपिटल लिखेंगे पी और उसका पोजीशन वेक्टर आर है। तो देन ये कहता है देन तब जो है आर बराबर होगा एक्स आई, देखो वाई जे और प्लस में जेड के। देखिए अब वेक्टर आपको ऐसा दिखेगा, कोई भी वेक्टर कैसे हुआ ये सब अभी डिस्कस करेंगे, पहले इसको लिखा जाए। हाँ, दिस फॉर्म ऑफ ए वेक्टर का ये वाला जो फॉर्म आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म। इट इज कॉल्ड इट्स कंपोनेंट फॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट, इट्स कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है। हेयर एक बात और लिख लीजिए, हेयर जो x है, जो y है, जो z है, इसको बोलते हैं आर कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। स्केलर कंपोनेंट यानी कि ये वो कंपोनेंट है जिसमें स्केलर है, वेक्टर नहीं, आई जे के नहीं है इसके अंदर। तो स्केलर कंपोनेंट ऑफ आर, इसको बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट ऑफ आर। एंड अगर हम इसमें एक्स आई वाई जे और जेड के ऐसे लगा देंगे, आर कॉल्ड वेक्टर कंपोनेंट, को बोलते हैं हम लोग वेक्टर कंपोनेंट ऑफ आर, ठीक है। ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R is defined as मैग्नीट्यूड ऑफ R बराबर, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दिस इज़ कॉल्ड मैग्नीट्यूड। ये हमारा मेन वेक्टर और नीचे वाला है मेन मैग्नीट्यूड। इसी को अभी देखिए डिस्कस करेंगे, पूरा आज का क्लास इसी पर जाने वाला है। ध्यान से देखिएगा, ये जो बात लिखा हुआ सबसे पहले तो ये वाला लाएंगे फॉर्म वेक्टर का और उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालेंगे। देखते हैं मैग्नीट्यूड आज निकाल पा रहे कि नहीं। मॉड के कारण उधर रूट दिया हुआ है। हाँ, मॉड के कारण क्यों पढ़ा? मॉड तो दिखाता है उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है ना, लेकिन रूट आया, स्क्वायर कैसे आया, ये रूट कैसे आया, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे अभी फार्मूला में, 3D फिगर में देखेंगे। पहले इसको लिखिए, दिखाते हैं एक एक करके डिस्कस करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। एक एक बात को ध्यान से सुन देखिएगा, डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, जो भी हम बनाने वाले डायग्राम, तब आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। पहले हम आपको 3D में किसी पॉइंट को लोकेट करना सिखाते हैं। फिर इस पर आते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बचपन में याद है आपको, आप पढ़ते थे एक्स वाई प्लेन में पॉइंट को लोकेट करना, याद है?
उसमें सिर्फ एक्स एक्सिस होता था, वाई एक्सिस होता था, क्योंकि आप कागज़ के एक प्लेन में बनाते थे, मतलब पन्ना में, समतल में बनाते थे आप, उसमें लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई नहीं होता था। अब हम लोग 3D फिगर में सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बताइए मुझको, यहाँ पर एक्स और ओ एक्स डैश होता था, ये क्या हो गया वाई और वाई डैश, यहाँ पर था 0। जैसे बोलेंगे यहाँ पर हम 3 और 5 4 लोकेट करना चाहते तो क्या कहिएगा सर, एक्स पर 3 नापेंगे, वाई पर कितना नापेंगे 4, आपको एकदम ईजी है। तो आप बोलेंगे सर 1 2 3, 1 2 3 4, है ना, यहाँ पर चला जाएगा, ये हमारा हो गया। यहाँ पर है 3 और 4, जैसे हम बोलेंगे 5 और 3 नापना है जी, तो क्या कीजिएगा सर, यहाँ पर आ जाएगा 3 के बाद 4 5, और यहाँ पर आ जाएगा 3 सर, 1 2 3, ऐसे करके बढ़ा देंगे सर। ये पॉइंट जान रहे हैं आप लोग। अब सुनिए, जो अब एक्सिस आपके पास होगा ना, उसको बोलते हैं हम लोग एक्स वाई प्लेन 3D एक्सिस। देखो इसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे राइट हैंडेड सिस्टम, मतलब कि इसमें एक्स होगा, वाई होगा और जेड भी होगा, 3 एक्सिस इसके अंदर होने वाला है, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स ओ, और ये हमारा ये वाई है, और ये हमारा क्या होगा जेड होगा। ध्यान से देखिएगा इसको, जो बात अभी दिखाने जा रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। तो अब देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर एक्स इधर ही होगा, जैसे कि इधर एक्स है तो इधर क्या होगा एक्स डैश एक्स होगा, है ना। तो जैसे अगर इधर एक्स है तो उस तरफ भी होगा, उस तरफ होगा एक्स डैश, मतलब उधर होगा एक्स का निगेटिव डायरेक्शन। ये धीरे धीरे जब पढ़ेंगे ना पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको ऑक्टेंट भी कहते हैं, 8 भाग में बढ़ जाता है ये, ठीक है। ये अगर वाई है तो इधर क्या होगा बोलो, वाई डैश भी होगा, तो इसको अंडरस्टूड मान के चलिएगा, इधर वाई है तो इधर निगेटिव डायरेक्शन होगा, ऊपर जेड है तो नीचे माइनस जेड होगा, ठीक है, ये होगा सॉरी जेड डैश होगा अभी फिलहाल के लिए। तो ऐसा कुछ है, 3 लाइन आपस में एकदम इंटरसेक्ट किए हुआ है। जैसे ये देखो, एक तो पेन और देखें, एक तो पेन, ये देखो ऐसे देख रहे हैं, एक एक्सिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट हो जाता है, इसको ऑक्टेंट कहते हैं। तो अभी हम लोग है ना, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, इस वाले को अभी हटा के मानेंगे। हम लोग आ रहे हैं फर्स्ट ऑक्टेंट में, जिसमें एक्स पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है और जेड भी कैसा है, वो जैसे इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको समझिएगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। तो हम लोग सारा पॉजिटिव डायरेक्शन खाली मेंशन किए हुए, नेगेटिव का भी हटा के चल रहे हैं, पॉजिटिव फर्स्ट ऑक्टेंट में ही सब कुछ देख रहे हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर हम आपसे कहेंगे यहाँ पर x का कितना होगा, ये 1 होगा सर, यहाँ 2 होगा सर, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, माने एक्स वाई प्लेन नीचे आ गया, ये चीज़ नीचे है, इसके ऊपर ऐसे करके जेड एक्सिस, देखो ऐसे देख रहे हैं, ये 2 ठो पेन, अभी में 1 ठो खड़ा पेन, ये वाला ये है आपका जेड एक्सिस, जेड ऐसे खड़ा हुआ है, यानी कि ये वाला प्लेन चला गया नीचे, ये ऐसे करके ऐसे हो गया ये नीचे एक्स, और यहाँ वाई है तो वाई यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5, और यहाँ होगा जेड का मान, तो 1 2 3 4 5। अब देखो 3D में कैसे पहले पॉइंट को लिखते हैं, उसके बाद फिर इस पर आ रहे हैं हम लोग। जैसे मैं मान के चलो, हमको पॉइंट करना है ये वाला 3 4 और 5, मतलब एक्स का मान 3, y का मान 4 और z का मान 5। अगर ये पॉइंट हमको खोजना है इस जगह पर कहाँ होगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे x का मान। चलो जी, x का मान 3, तो सर 1 2 और 3 यहाँ पर पहुँच गए। y का मान 4 है, तो y का मान 4 देखो 1 2 3 और 4, तो इसको इधर से बढ़ाएंगे, इसको ऐसे 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 ऐसे, और इसको 4 वाला ऐसे बढ़ाएंगे, सीधा 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 सीधा, ये वाला पॉइंट मिल गया। ये मिला वो पॉइंट जहाँ पर देखो x 3 है, y 4 है, लेकिन z 0। बोलो क्यों, ऊपर जाएगा तो z पॉजिटिव, नीचे जाएगा तो z नेगेटिव। अभी हम इस प्लेन में हैं, देखो ये x है, ये y है, यहाँ पर अभी हमें अब चलेंगे ऊपर, कहाँ कितना ऊपर जाना है, तो 5 हाइट जाना, 5 यहाँ से चलेंगे ऊपर, देखो यहाँ से चलेंगे ऊपर, ऐसे 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 कहाँ तक जाएंगे, 5 तक। तो देखो ये लेवल है ज़मीन वाला, ये ज़मीन का लेवल है, मतलब यहाँ पर है 0, है ना। अब ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5, तो देखो यहाँ से ऊपर बढ़े 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, एक और जाएगा। ये वो पॉइंट है जो आपको असल में 3D में दिख रहा है, यहाँ पर P 3 4 5 दिख रहा है, बाहर निकला हुआ थोड़ा सा, यहाँ पर है ये पॉइंट ऐसे करके। यहाँ पर एक पॉइंट नहीं बल्कि बहुत सारा पॉइंट हो सकता है। यहाँ पर हम एक पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं यहाँ पर 3 4 5, तो 3 4 5 एकदम यहाँ पर होगा। यहाँ पर उसको कैसे दिखाएंगे बोर्ड पर, तो बोर्ड पर ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। 1 यूनिट ऊपर चले गए, 2 यूनिट ऊपर चले गए, 3 यूनिट ऊपर, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक तो नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर वाई उधर चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, हाँ बिल्कुल, ये इसके बाद उधर चला जाएगा वो आदमी। तो अभी हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट ऐसे दिखाना थोड़ा मुश्किल है, पीछे हो वो चीज़ पीछे, हाँ ऑक्टेंट में, फर्स्ट ऑक्टेंट में हम लोग बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑक्टेंट में, यस। तो ज़रा सा इस पॉइंट को बनाई तो पहले अपने कॉपी में आप लोग जल्दी से, हाँ एकदम, अभी खतरनाक फिगर सब बनेगा। देखो शुरुआते हुआ है,
अभी जो है ना शानदार शानदार एकदम 3D फिगर। यहाँ से यहाँ तक 3 है, 3 यूनिट, ये है अपना 4 यूनिट, 3 और 4 पर यहाँ मिल गया आगे, अब 5 यूनिट हाइट ऊपर चला गया, ये पॉइंट यहाँ मिल गया आपको। एक आध पॉइंट हम आपको और दिखाते हैं लोकेट करके, पहले इसको सीखिए लोकेट करना। ये पॉइंट कहाँ है? स्पेस में, मैंने हवा में है, स्पेस में। इसका कहना है कि सर 4 इधर कंफ्यूजन हो रहा है, 4 असल में यहाँ है, 4 असल में वही है, हम दिखाते हैं कितना टोटल 4 है, इतना टोटल कितना है 1 2 3 दिखा दो अच्छे से पूरा अच्छे से पूरा 1 2 3 कोई दिक्कत नहीं है। खुद लोकेट करना तो आप लोग कर पाइएगा क्या? जैसे मैंने एक तो फट से बना दिया यहाँ पर, देखो तो, और मैंने कहा कि यहाँ पर एक पॉइंट क्यू लोकेट कीजिए जी। इसको करना आपको कितना 4 3 और 4 3 और मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4 4 3 4 दिखा पाइएगा 4 3 4 4 3 4 x पर 4 y पर 3 और z पर फिर से 4। हाँ एक तो बनाई तो ज़रा सा अपने से, हम देखना चाह रहे हैं कि आप लोग खुद से लोकेट कर पा रहे हैं कि नहीं। x पर 4 1 2 3 4, y पर 4 3 1 2 3, यहाँ पर 3 यहाँ पर 4 और z पर फिर से 4 1 2 3 4 4। दिखाइए तो इस पॉइंट को। हाँ ठीक है, एकदम ठीक है, परफेक्ट। आगे बढ़ो जल्दी से, इसको देखो जल्दी से। 4 3 4 बना पाइएगा आप लोग, बन जाना चाहिए मेरे ख्याल से। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब यहाँ से उठो ऊपर, 4 तक जाना है, लेके चलो उसको ऊपर। वेरी गुड, यानी आप लोग बना पा रहे हैं जी, अब आप लोग समझ चुके हैं। यहाँ सर ये हवा में है, देखो हम मैंने कहा x पर 4 y पर 3, x पर 4 y पर 3, तो क्या ये पॉइंट ऐसे बढ़ाया। इधर देखो ये लाइन इसके पैरेलल जाएगा, इस वाले एक्सिस के, x एक्सिस के, ये y एक्सिस z एक्सिस पैरेलल आएगा, पैरेलल यहाँ पर आ गया ये पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट हो गया बोलो? 4 3 और z का मान फिलहाल 0 है। अब ऊपर जाना है हमको कितना? 4, तो ऊपर जाना है 4, ऐसे करके 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट और 4 यूनिट, बस यही वो पॉइंट है जो आपको पूछ रहा था। देखो दिस इज क्यू, 4 3 4। क्या आपको दिख रहा है ये पॉइंट बाहर दिख रहा है? हाँ 4 तक पूरा गया, 4 तक उठ गया है। ध्यान से देखो, ये लेवल है यहाँ पर, इसका बताते हैं फिर से। देखो ये तो ज़मीन है ना, ये ज़मीन वाला हिस्सा है। 1 यूनिट देखो ऊपर उठा, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 1 2 3, अच्छा थोड़ा सा और जाएगा, ये यहाँ पर आएगा, इस जगह पर आएगा। यस ये क्यू है, थोड़ा सा और ऊंचाई पर जाएगा। 4 यूनिट उठ गया, ये बगल में सटा हुआ ना, इसीलिए ये है देखो ज़मीन, ये सरफेस है, यहाँ से ना स्टार्ट होगा, ये है इसका मेन लेवल। यहाँ से 1 2 3 4 बराबर में उठ गया इसकी, तो 4 यूनिट उठ गया। तो अब ज़रूरी नहीं वाला लाइन खींचना, आपको ये वाला लाइन खींचना कोई ज़रूरी नहीं है। बढ़ें आगे। अब चलिए इस फिगर को मिलाते हैं, अब बनाएंगे फाइनल फिगर। अब आपको आइडिया लग चुका है कि कोई पॉइंट अगर होगा स्पेस में तो वो कैसा दिखेगा, ठीक है। चलो जी इसको भी हटा दो, अब इसका कोई काम नहीं है। अब समझिएगा मेन हमारे पास, देखिए ये हमारा है y z एक्सिस, हाँ चलो ठीक सीधा ही बना है। ये हमारा है x एक्सिस और ये हमारा है y एक्सिस। चलो अब इधर ध्यान दो, ये हमारा है x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। अब कहता है मान लीजिए, सुनोगे ज़रा ध्यान से, कहता है मान लीजिए लेट ओ बी द ओरिजिन। ओ क्या है? ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन है। एंड लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट्स इन द स्पेस। अब पी के जगह पर पी का एक्स वाई जेड, जैसे 3 4 5 का भी खींचे थे ना हम लोग, उसी तरह ये कह रहा है एक्स वाई और जेड नापा गया है। एक्स कितना, जैसे मान लो ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5, यानी एक्स का मान 3, वाई का मान 4, जेड का मान कितना हो जाएगा 5। तो हमको तो पता ही नहीं है कि एक्स वाई जेड कितना है, तो मोटा मोटी मान लेते हैं एक्स में जितना भी नापा गया होगा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा बोलो, मान लेते हैं ये एक्स है।
एक्स है, कुछ ना कुछ दूरी होगा ना, इसको समझोगे ज़रा ध्यान से। ये मान लो 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, हम जनरल अब निकाल रहे हैं। हाँ, अब हम लोग जनरल निकालना चाह रहे हैं। और ये हमारा एक्स हो गया, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। ये हमारा मान लीजिए एक्स है, चलो जी, ये हमारा एक्स है यहाँ से यहाँ तक का। इस पॉइंट को जहाँ पर एक्स जाके ख़त्म हुआ पर ए मान लेते हैं, ठीक है। अब आइए वाई पर, वाई मान लेते हैं यहाँ पर, दिस इज़ वाई, ये क्या है हमारा, वो ये है y, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है जी, y है, इसको मान लेते हैं b। तो बताओ तो x y कहाँ पर जाके मिलेगा, ऐसे 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 बढ़ाइएगा, ऐसे 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 जाके मिलाइएगा, तो सर ये यहाँ पर आके मिल जाएगा। यहाँ पर होगा x y और z यहाँ पर होगा 0। अब z पर कितना कह रहा है, तो z पर कह रहा है z नापना है, z एक्सिस ऊपर जाएगा, z ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ का हाइट जो है वो ऐसे z हाइट पर है, कुछ ना कुछ हाइट होगा। फिलहाल के लिए वो हाइट कितना है, z है। जैसे 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये हाइट। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं क्या, चलो इसका हाइट इतना कर लेते हैं। ये हमारा है यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई जो है वो z है। तो अब बताओ वो जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x होगा, y होगा और z होगा। जैसे 3 4 5 अभी हम लोग जस्ट देख रहे थे। तो अब आपको ये डायग्राम ऐसे बनाने का कोई जरूरत नहीं कि 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, चाहे ऊपर ही जा रहा है, देखो ऊपर ही जा रहा। ये मान लो अगर z का मान कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 यूनिट है। अभी के लिए मान के देखा जाए तो हल्का सा मैंने रफ बना दिया है कि देखा आपको कि हाँ सर ये ऊपर जा रहा है। 6 या 7 जो भी होगा तो कुछ ना कुछ z का मान है यहाँ पर। ये वो पॉइंट है और कह रहा मान लीजिए i j k जो है वो यूनिट वेक्टर है अलोंग द x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। मतलब कह रहा है कि x एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर को हम लोग लिख रहे हैं क्या, वेक्टर आई। क्या लिख रहे हैं, वेक्टर आई। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, मतलब इस एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाला जो वेक्टर है उसका नाम लिखा है मैंने वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर। हाँ आई कैप यूनिट वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है। डायरेक्शन क्या बता रहा है, हाँ ये बता रहा है यहाँ पर, ये पूरा ये जो है ये वाला इसको हम लोग माने हैं जे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन, वाई एक्सिस, या वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा वेक्टर, जे वेक्टर। और ऊपर जो वेक्टर है उसको के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, के से। देखो वेक्टर से रिप्रेजेंट इसलिए किया जा रहा है, जैसे हम बोलेंगे 5 यूनिट नापना है, ठीक है, तो आप बोलिएगा ना सर 5 यूनिट किस में, x में नापें कि y में नापें कि z में नापें, ताकि आप कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। इसीलिए कहा गया यहाँ पर जैसे हम लगा देंगे 5i तो समझ जाइएगा अच्छा ये x एक्सिस के डायरेक्शन में नापा गया होगा। जो आई वेक्टर है वो कभी बता रहा है x एक्सिस का डायरेक्शन। जैसे हम 5 ही लिखा लेकिन लिख दिया यहाँ पर j, तो समझ जाइए अच्छा 5 यूनिट नापा गया होगा j का डायरेक्शन। j का डायरेक्शन वही होता है जो y का डायरेक्शन, मतलब माना गया कि y का डायरेक्शन j को माना जाएगा, या j वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे y वाले एक्सिस के लिए, तो y वाला एक्सिस j को रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ नहीं। जैसे मैंने लिखा 3 और यहाँ लिख दिया k, तो अब आप कहीं नहीं नाप सकते, यहाँ नहीं नाप सकते, यहाँ नहीं, अब z पर नापना होगा आपको। समझ गए कि 3 यूनिट नापा गया कहाँ पर, z एक्सिस पर। बस ये z एक्सिस के डायरेक्शन को बता रहा है। ऐसे भी इसका मैग्नीट्यूड देखो, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो अगर हम k 3 में मान लो यहाँ पर नापा 1 2 3, अब 3 में अगर k से गुना कर भी दिया तो जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो होगा 3 और गुना मैग्नीट्यूड ऑफ k, तो कितना होगा, 3 का तो 3 हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, यूनिट वेक्टर है तो 3 का 3 है रहा। ये से बता रहा है कि 3 जो नापा गया है वो किस डायरेक्शन में है, तो ये है z के डायरेक्शन में। ये जो 5 नापा किस डायरेक्शन में है, तो ये y के डायरेक्शन में। ये जो 5 नापा किस डायरेक्शन में है, तो x के डायरेक्शन में। इतनी बात समझ में आई। तो मान लीजिए सुनिए ज़रा सा, मान लीजिए कि ये जो नापा गया होगा 3 नापा गया, x है ना यहाँ पर x है, मतलब 3 है 4 है 5 है, तो इसके साथ क्या लगाना होगा, x i। मतलब ये बताएंगे जो 3 नापा गया है x एक्सिस के डायरेक्शन में, यहाँ क्या लिखेंगे बोलो, j y j, और यहाँ कितना लिखेंगे z k। और z k का मतलब यही 5 के 6 के 7 के 8 के जो भी होगा। तो मैंने अब डायरेक्शन बना, अब फिक्स हो गया कि एक्स आई जो नापा गया है वो x के डायरेक्शन में है, वाई जे जो नापा गया है वो किसके डायरेक्शन में बोलो, y के डायरेक्शन में है, और z के जो नापा गया वो z के डायरेक्शन में। तो इसका डायरेक्शन कौन सा होगा बोलो, x i का वही डायरेक्शन होगा जो x का डायरेक्शन है, और y j का वही डायरेक्शन होगा जो किसका डायरेक्शन है बोलो, y एक्सिस का डायरेक्शन है, और z k का वही डायरेक्शन होगा जो किसका डायरेक्शन है बोलो, z एक्सिस का डायरेक्शन है। मतलब इसका डायरेक्शन सेम होगा। ये फिक्स हुआ। बोलिए ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। रुक जाओ अभी थोड़ा सा रुक जाओ, तुरंत आ रहे हैं वहाँ पर आपके। तो यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट मिल गया है। अगर हम आपसे ये कहें, ज़रा सा देखिएगा यहाँ पे, हेयर ओ ए बराबर कितना है, ओ ए वेक्टर, तो आप बोलेंगे सर एक्स आई,
अभी रुकोगे, इसीलिए इसी दिन के लिए बताया था आपको ट्रायंगल लॉ। देखो ना अभी कितना ज़बरदस्त लगने वाला। ओबी का मान बोलिए, ओबी तो ओबी सर यहाँ है, देखो ओबी यहाँ पर है जी। इसका नाम हम कुछ दे देते हैं, ओबी ये है, ओबी को लिख सकते हैं कितना, वाई जे, मतलब जो भी दूरी होगा उसका जे के डायरेक्शन में होगा, वाई के डायरेक्शन में होगा, ठीक है, वाई जे, ये है वाई जे कैप, ठीक है। यहाँ पर एक नाम हम दे देते हैं इसको ए ओ बी, इसका नाम दे देते हैं सी, ताकि जो है वो लोकेट कर पाएँ। चलो जी, अब बताइए तो जो ओ बी का वेक्टर है, ये वेक्टर अगर ये है वाई जे, तो ये वेक्टर क्या होगा, ये वाला वेक्टर, ये वाला भी वाई जे होगा उस डायरेक्शन में, दिस इज वाई जे, यानी कि जो ओ बी वेक्टर है वही ए सी वेक्टर है, वही दोनों वाई जे ही होगा, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ पर हमारे पास जो सी पी वेक्टर होगा, सी पी वेक्टर होगा, वो किसके बराबर होगा, जेड के। इतनी सी बात समझ में आई। अब सुनिए, अब मैंने क्या किया है, इसको इससे मिला दिया है और ये साइन डायरेक्शन इधर बना दिया। ज़रा देखिए तो, आइए इन ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल ए ओ सी में, देखो तो ज़रा ध्यान से, अब रुकेंगे, ए ओ सी में क्या इस वेक्टर पर ये वाला वेक्टर ऐड हुआ है, तो रिजल्टेंट कौन सा मिलेगा, ओ सी वेक्टर। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर एस ओ ए वेक्टर में, देखो ओ ए वेक्टर में ऐड हुआ है ओ सी वेक्टर, ए सी वेक्टर, तो क्या मिलेगा हमको, ओ सी वेक्टर मिलेगा। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से हम लोग अच्छा खासा वेक्टर डायग्राम में पढ़े, ठीक है। तो आप बताइए ये ओ ए वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप, ये क्या बताइए, वाई जे कैप, और ये कितना हो गया, बस बराबर हो गया ओ सी। अभी रुको, ओ सी आर नहीं लिखेंगे, अभी रुकेंगे इसको। इतनी सी बात समझ में आई। अभी आए इस ट्रायंगल में, अब सुनिए, हमको पहुंचना है पॉइंट पी तक। फिर से देखो, अगर हम इसको इससे मिला दें, ध्यान से देखिएगा, इसको इससे मिला दें, ध्यान से देखिएगा, एक पॉइंट यहाँ पर था, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर था, पहले मैंने इससे ये वाला पॉइंट निकाल लिया, अब यहाँ से यहाँ पर एक लाइन खींचा है इस डायरेक्शन में, तो यही हमारा वेक्टर आर है जो कह रहा था। देखिए, जो हमारे पास रिस्पेक्टिवली एक्स आई वाई जेड एक्सिस हो गया, और जो हमारे पास लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पी का जो पोजीशन वेक्टर ना, मतलब पी के बताने, पी पॉइंट के पोजीशन को बताने वाले वेक्टर को पोजीशन वेक्टर आर लिखा है। जैसे हम लोग पोजीशन वेक्टर ए लिखे थे, बी लिखे थे, 13 नंबर वेक्टर याद कीजिए, 13 नंबर पोजीशन वेक्टर, किसी पॉइंट के पोजीशन को बताने वाले वेक्टर क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। वो पॉइंट कितना दूर है किस डायरेक्शन में, वो जो बताता है जिस वेक्टर को, उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है ओपी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर, और उसको लिखा है आर, तो ओपी बराबर हमारे पास आर हो गया, वही आर कह रहा है कि इतना होगा, तो उसी पर हम लोग चल रहे हैं। तो देखो, तो अगर हम ओपी निकालना चाहेंगे तो आपको देखना है, यस, इन ट्रायंगल ओ सी पी में देखिए, 3 ठो आपको वेक्टर डायग्राम दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको। क्या इस वेक्टर में, ध्यान से देखिए, जो हम लाइन खींच रहे हैं, इस वेक्टर में ये वाला वेक्टर ऐड हो रहा है क्या, यस सर, ये वाला ऐड हो रहा है। इस वाले वेक्टर में ये वाला वेक्टर, तो रिजल्टेंट कौन सा मिलेगा, ओपी मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं सर ओ सी वेक्टर अब प्लस सी पी वेक्टर बराबर क्या होगा, बोलिए, ओ पी वेक्टर, जो हमको चाहिए, और ओ पी वेक्टर को ही हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर आर या पोजीशन वेक्टर आर कह रहे हैं। तो बताओ तो ओ सी क्या है, ओ सी पहले से निकाल के रखे हुए हैं, एक्स आई प्लस वाई जे कैप, अब प्लस सी पी बताइए क्या है, जेड के कैप, बराबर कितना हो गया, ओ पी। तो ओपी है क्या, जल्दी से बता दीजिए, ओपी हमारा वेक्टर आर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पी का पोजीशन वेक्टर है। तो हम कह सकते हैं सर तब तो इसका मतलब आर बराबर हो गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस में जेड के। तो देखो इसका क्या मतलब हुआ, पहले इसको समझा जाए। ये बता रहा है कि कोई भी पॉइंट अगर स्पेस में है तो उसको वेक्टर के फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो आर बराबर लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस में जेड के। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर बैठा हुआ है, हाँ वेरी गुड, यहाँ पर जैसे मान लीजिए 1 2 3 पर है, 1 2 3 4 पर है, तो ये हो गया 4 3, और ऊपर चला गया मान लो 5, यहाँ पर एक पॉइंट है 3 4 5। अगर इसको हमको वेक्टर के फॉर्म में दिखाना होगा तो हम बोलेंगे, इसको एक नाम दे देंगे पोजीशन वेक्टर आर, बोलेंगे आर बराबर हम लिख सकते हैं 3i प्लस में 4j प्लस में 5k। मतलब ये जो लिखा हुआ ना एक वेक्टर, ये बता रहा किसी पॉइंट को वेक्टर के फॉर्म में लिखने का तरीका है।
बात समझ में आ रही है? ये बता रहा है कि जो पॉइंट 3 4 5 है वो किस डायरेक्शन में बैठा हुआ है। एक्स एक्सिस पर 3, वाई एक्सिस पर 4 और जेड एक्सिस पर 5। यहाँ से हमने एक कनेक्शन बना दिया कि इसका लोकेशन कुछ इस जगह पर होगा। बस समझ में आ रही है? तो आई जे के जब लग जाता है पॉइंट के साथ वो बताता है वेक्टर फॉर्म में किसी पॉइंट के डायरेक्शन को, वो पॉइंट कहाँ पर है स्पेस में। तो ये बता रहा है 3 आई। अब इसमें बोलने की जरूरत नहीं है कि एक्स एक्सिस पर 3, वाई एक्सिस पर 4, जेड एक्सिस पर 5, इतना कुछ ना बोलेंगे 3 आई 5 जे और 4 के। इसका मतलब क्या हो गया? एक्स पर 3, वाई पर 4 और जेड पर कितना है? 5। अंडरस्टूड है? जैसे आई जे के लग गया इसका मतलब उसी डायरेक्शन में नापा ही गया होगा। इसका मतलब कहीं भी अगर ऐसा लिखा हुआ आपको दिख जाए तो समझ जाओ ये किसी पॉइंट का वेक्टर फॉर्म है। स्पेस में किसी पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? यही एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के फॉर्म में लिखते हैं। अब एक तो हो गया, इसको लिख दिए वेक्टर के फॉर्म में, ओपी का वेक्टर निकाल चुके हैं। अब पता करना आखिर ओ से लेके इस पॉइंट का दूरी कितना है, इसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो देखो आर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अभी जस्ट इसको प्रूफ करेंगे, पहले इसको लिखिए आप, फिगर को अच्छे से बनाइएगा और इसको पूरा अच्छे से लिखिएगा। अभी इसका काम बचा हुआ है। हाँ, अभी ऐसा फिगर बहुत सारा आने वाला है। अभी इस फिगर को हम और कॉम्प्लिकेटेड भी कर सकते हैं, अभी नहीं करेंगे ज़्यादा मुश्किल। अभी हम ऐसा ही दिखाएंगे आपको ताकि 3D व्यू आपको अच्छे से दिखे। एकदम अच्छे से बनाइएगा, हड़बड़ा के इत्मीनान से फिगर बनाइएगा और फिगर के साथ साथ इसको आप लिखते चले जाएंगे। दाएं में अगर बाएं में जगह तो बाएं में लिखेंगे ना, तो फिगर के नीचे लिखिएगा सारा कैलकुलेशन अच्छे से। अगर जगह बन रहा है साइड में तो साइड में भी लिख सकते हैं, नहीं तो इस फिगर के नीचे, फिगर पहले अच्छा सा बना लीजिए, उसके नीचे जो है इस पूरे एनालिसिस को लिखना है कि ये कैसे आखिर आया। खाली ऐसे बोल देने से काम नहीं चलेगा कि x बराबर, आप तुरंत बोलिएगा सर प्लस कैसे आ गया, जे कैसे आ गया, आई कैसे आ गया, तो उसको समझना होगा कि वहाँ पर एक्सिस पर कैसे आ रहा है वो चीज़। तो अच्छा फिर आएगा सवाल बनाने में आपको। एक्स वाई जेड कोई भी पॉइंट हो सकता है स्पेस में, तो उसको वेक्टर के फॉर्म में हम लोग इस तरह से लिखे, जैसे 3 4 5 एक पॉइंट है स्पेस में, एक्स एक्सिस पर 3, वाई एक्सिस पर 4, जेड। उस पॉइंट को वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे 3 आई प्लस में 4 जे प्लस में 5 के। वो बताएगा ऑरिजिन से उस पॉइंट का पोजीशन कहाँ पर है, एक तीर के निशान से एक वेक्टर के फॉर्म में। यहाँ देखिएगा, देखो ये कहता है मान लीजिए वो ऑरिजिन है, लेट पी एक्स वाई हमारे पास कोई भी पॉइंट है इन स्पेस, हवा में है, स्पेस में है। लेट एक्स वाई जे आई जे के बी यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अलोंग में एक वेक्टर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सिस को, और एक्स एक्सिस को आई से, वाई एक्सिस को जे से और जेड एक्सिस को के से। तो कहता है रिस्पेक्टिवली क्रमशः लेट द पोजिशन वैक्टर ऑफ पी, पी पॉइंट का जो पोजिशन वैक्टर है, कह रहा मान लीजिए अगर आर है तो जो देन आर वेक्टर जो लिखाएगा वो आता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जो अभी जस्ट आपके सामने निकाल के दिखाए हैं। तो इसका मतलब ये वाला जो वेक्टर है ना, इसी को बोलते हैं पी पॉइंट का वेक्टर इज कंपोनेंट फॉर्म। दिस फॉर्म ऑफ ए वेक्टर this form of a vector its component form called its component vector called इट्स कंपोनेंट फॉर्म। ये क्या कहलाता है? इसका कंपोनेंट माने घटक वाला रूप। मतलब ये किन किन चीज़ों से मिलकर वेक्टर बन रहा है। जैसे हम पहले बोलते थे ना वेक्टर ए, लेकिन अब वेक्टर ए दिखेगा कैसा, ये कैसा आदमी है, इसका कैसा नाक है, इसका कैसा आँख है, कैसा है, तो ये ऐसा आदमी है। जैसे वेक्टर ए कहीं पे लिखेंगे, वेक्टर बी लिखेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि आर से ही लिख सकते हैं आप। जैसे मान लो कोई पॉइंट हमारे पास पी है जिसमें लिखा हुआ 3 -7 और लिखा हुआ 10, इसको एक वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना, तो लिख देंगे वेक्टर ए बराबर 3i माइनस में 7j और प्लस में कितना होगा 10k। मतलब इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर को ए बोल दिया, उसका नाम पोजिशन वेक्टर हो गया जो एक पॉइंट पी को रिप्रेजेंट कर रहा। हटा दो इसको, पी की जगह पर ए ही लिख दो। ए पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर ए है और इसको ऐसे लिखेंगे 3i प्लस में 7j माइनस में 7j प्लस में 10 को होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम लोग बोलते हैं इसका कंपोनेंट फॉर्म। और जो एक्स वाई जेड है जो आगे में लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड जो गुना में है 3 4 5, इसको बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट, मतलब के अदिश गुना, अदिश घटक। मतलब इसमें आई जे के नहीं, वेक्टर नहीं है तो स्केलर हो गया, ये चीज़ इसको स्केलर बोलते हैं। और एक्स आई ये पूरा मिला दो, वाई जे ये पूरा और जेड के ये पूरा, के अगर लगा हुआ है इसमें वेक्टर का फॉर्म, इसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर फॉर्म। अगर पूछेंगे इसका मैग्नीट्यूड कितना है तो देखो इस पॉइंट को तो वेक्टर के फॉर्म में लिख चुके हैं। अब ये पॉइंट वेक्टर के फॉर्म में ऐसा दिखता है, लेकिन इस पॉइंट का ओरिजिन से दूरी कितना होगा, मैग्नीट्यूड आखिर कितना दूर है ये ओरिजिन से, यानी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ही को कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना होता है इसका? मैग्नीट्यूड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? जैसे मान लो वेक्टर ए बी है तो ऐसे मैग्नीट्यूड लिखते हैं। जैसे मान लीजिए वेक्टर हमारे पास क्या है, ओपी है, देखो ओपी है तो ओपी वेक्टर का ऐसे लिखो मैग्नीट्यूड, या ओपी वेक्टर को ही क्या बोल रहे हैं हम लोग,
आर वेक्टर। तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब यहाँ से यहाँ का जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो अंडर रूट कितना होता है बोलिए, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का। ये सर कैसे हुआ, यही चीज़ अभी प्रूव करेंगे। हाँ, उसी से आ रहा है, उसी से आ रहा है। वेरी गुड, तुम समझ चुके हो, रुक जाओ भी। उसी से आ रहा है। तो ये बात समझ में आई। तो थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा होगा सर ये तो पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 एक्सिस देखेंगे तो, और यहाँ बस एक और जेड एक्सिस ऐड हो गया। तो आप प्रूफ करते हैं इसको कि इसका मैग्नीट्यूड ऐसा कैसे हो रहा है। देखो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा 90 डिग्री एंगल। अगर 90 डिग्री एंगल आप पकड़ लिए तब फिर कहीं भी आपको दिक्कत ना होगा। देखो तो देखते हैं एक बार में कौन पकड़ पाते हैं इसको। देखिए 4 मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो यहाँ से देख लिया, वेक्टर तो लिखना सीखे हम लोग। 4 मैग्नीट्यूड, ध्यान से देखिएगा इसको। देखो मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं। आइए इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में आइए तो ज़रा सा ओ ए सी में, देखो जी ओ ए सी में क्या आपको एंगल ए पर 90 डिग्री दिख रहा है? कितने लोगों को दिख रहा है एंगल ए पर 90 डिग्री? देखो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, टूट भी गया ये मेरा। देखो यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है, देखो ये पॉइंट ऐसे रखा हुआ है, ऐसे तो ऐसे रखा हुआ। तो ये लाइन है, ये वाला, ये लाइन है, ये वाला, देखो ये वाला लाइन, ये लाइन बीच से हम ऐसे मिला रहे हैं तो कहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है? देखो तो एग्जैक्ट 90 डिग्री अगर देखिएगा तो यहाँ पर बन रहा है। दिखा फिर से देखो ये ऐसे दिखा रहे हैं हम आपको, दिख रहा है आपको ईशा? दिखा यहाँ पर देखो ये लाइन तो ऐसे सीधा है, और ये लाइन ये वाला है, ये लाइन ये वाला है, तो इस जगह पर बन रहा है 90 डिग्री। कितने लोगों को दिख गया ये चीज़? देखो इस जगह पर ये लाइन तो सीधा ही है, आपको लग रहा हो कि नहीं सर हमको तो लग रहा है यहाँ पर 90 डिग्री, ना यहाँ पर 90 डिग्री बनने कोई सवाल ही नहीं है। ये ऐसे जा रहा है, ये बीच से जा रहा है, ये लाइन तो बीचों बीच में है। इसका मतलब यहाँ जो लाइन है देखो इस जगह पर एग्जैक्ट 90 डिग्री बन रहा है। तो ये हो गया P, ये हो गया B और ये हो गया H, यानी कि ये हो गया आपका हाइपोटेनस OC। अब बताओ ये तो I बता रहा है इसका डायरेक्शन, नापा तो गया है 3, नापा तो गया है 5, जो भी है। तो अगर हम पूछेंगे OA का लेंथ कितना, मैग्नीट्यूड कितना, सीधे X बोलिएगा। OB का मैग्नीट्यूड कितना, यहाँ से यहाँ का दूरी कितना, तो Y बोलिएगा। वो तो ये तो बता रहा है उसका डायरेक्शन ना, कि Y एक्सिस के डायरेक्शन में नापा गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर तब तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर 90 डिग्री है तो बताइए OC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर 90 डिग्री के सामने वाला बनता है कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OA का स्क्वायर अब प्लस में AC का स्क्वायर। तो बोल दीजिए OC का स्क्वायर बराबर कितना हुआ, OA का स्क्वायर। मतलब सीधा सर यहाँ से यहाँ तक XI नहीं बल्कि मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। अगर XI का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, दूरी कितना है, तो X का तो 1 आ जाएगा और I का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, यानी कि X का X से होगा, I का मैग्नीट्यूड 1। यूनिट वेक्टर ना, यूनिट वेक्टर यानी X से होगा। मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि ये लंबाई तो 3 ना होगा, मान लो ये लंबाई यहाँ से 3, तो ये 3 होगा, ये 5 होगा। 3 के साथ I तो ये बता रहा है कि X एक्सिस डायरेक्शन में नापा गया है, और तो कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन दे रहा, वो यूनिट तो 3 ही है, यानी कि यूनिट तो x स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक AC का लंबाई कितना बोलिए, ये y है, यही y है, yj, मतलब वो बता रहा y के डायरेक्शन में नापा गया y स्क्वायर। इतनी सी बात समझ में आई। अब फिर से आइए एक बार, नाउ इन ट्रायंगल, इसमें आओ। अब देखो इसमें देखते हैं 90 डिग्री कौन पकड़ पाते हैं। इस ट्रायंगल में ज़रा ध्यान से, हमको पहुँचना यहाँ तक। सी पर दिख गया आप लोगों को? वेरी गुड, यानी बिना बताए आप लोग समझ गए हैं जी। यानी कि OCP में क्या एंगल C पर 90 डिग्री दिखा जी? तुमको दिखा? देखो ऐसे करके देखिएगा, ये वो धागा है जो P को रिप्रेजेंट कर, R को रिप्रेजेंट कर रहा था। देखो तो ये लाइन और ये खड़ा लाइन तो यहीं पर न बन रहा 90 डिग्री ट्रायंगल। देखो एक ट्रायंगल ऐसे देख रहे हैं, ये ट्रायंगल तो यहीं पर 90 डिग्री बन रहा है, एग्जैक्ट 90 डिग्री यहाँ बन रहा है। तो इसको दिखा भी देंगे फिगर में कि असल में 90 डिग्री यहाँ पर है, तो 90 के जस्ट सामने दिस इज हाइपोटेनस OP, मतलब OP का स्क्वायर, OP का मतलब इतना लेंथ का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस, जो भी का बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। OC ही पहले लिख दो, चलो OC का स्क्वायर अब प्लस परपेंडिकुलर यानी PC का स्क्वायर या CP का स्क्वायर, जो अच्छा लगे आप वो लिख दीजिए। तो ज़रा देखिए तो क्या हो गया, ये देखोगे ज़रा ध्यान से। OP का स्क्वायर बराबर OC का स्क्वायर तो पहले से निकाल के रखे हुए हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और CP का स्क्वायर का मतलब ये लेंथ, मतलब ये z है सर, ये लंबाई, z हाइट है, तो हो गया z का स्क्वायर। यानी OP बराबर कितना हो गया,
वेरी गुड, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ओपी है क्या? ओपी है वेक्टर आर का लंबाई, मैग्नीट्यूड। ओपी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड। ओपी लिखो या वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड, या सीधे आप ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर आर का ही ये असल में क्या है? मैग्नीट्यूड है। यानी कि वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से लिखे तो इसको। हो गया? यानी हम किसी पॉइंट को वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो पॉइंट स्पेस पे कितना दूर है ये भी बता सकते हैं। बैठे बैठे नाप के बता देंगे कि पंखा कितना दूर है। हाँ, हमको लंबाई, हमको एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, जेड एक्सिस पर पता होना चाहिए कितना कट कर रहा है। अगर ये हमको पता चल गया है तो हम बता सकते हैं बैठे बैठे कि पंखा हमसे कितना दूर होगा, वो बॉल हमसे कितना दूर होगा। खट से नाप देंगे यहाँ से बैठे बैठे। ऑडियंस से नापना होगा तो कैसे नापोगे? एक आदमी को पंखा के पास बैठाना पड़ेगा, डायरेक्शन बताता है कि हाँ ये डायरेक्शन है इसको, और कुछ नहीं। चलो जी, तो इसी के साथ अब बताइए मुझको, यहाँ पर कोई पॉइंट है जो 1 2 3 यानी कि एक्स एक्सिस पर 3 है, वाई एक्सिस पर मान लीजिए 1 2 3 4 है, और जेड एक्सिस पर 5 मान लो 1 2 3 4 5 है। तो ये पॉइंट कहाँ पर मिलेगा हमको? तो ये पॉइंट सर मिलेगा ऐसे 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 चले जाइए और यहाँ पर कहीं मिलने वाला है। मान लो मोटा मोटी यहाँ पर वो पॉइंट है। एक्स एक्सिस पर कितना है बोलिए? 3 है, वाई एक्सिस पर 4 है, जेड एक्सिस पर कितना बोलो? 5 है। तो पी पॉइंट कितना हो गया? 3 4 5। बोलिए इसका वेक्टर में कैसे लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर यहाँ से आर लिखे हुए भी हम लोग, आर बराबर 3i प्लस में 4j और प्लस में 5k। वेरी गुड। अब पूछेंगे बताओ ये जो पॉइंट पी है दूर कितना है, ऑरिजिन से दूर कितना है? तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यानी कि 9 16 25। तो 16 9 25, 25 25 50, 50 को लिख सकते हैं हम लोग 25 गुना 2। यस, 5 रूट 2 यूनिट दूर होगा ये ऑरिजिन से। इजी है, मतलब हर पॉइंट एक फिक्स डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन बताता है ये वाला वेक्टर, मैग्नीट्यूड बताता है उसका ये वाला, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और वो जाएगा 3i प्लस में 4j। सर ये जो y एक्सिस उस साइड, उस साइड अगर हम माइनस के साथ लेके जाने फिर से बोलो, क्या बोले? एक्स एक्सिस, y एक्सिस साथ तो उस साइड क्या है ना, हाँ। y डैश की तरफ से मान नाप लेंगे तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा अपने आप, जो होना होगा। मैग्नीट्यूड तो प्लस ही ना होगा हमेशा, -4 का स्क्वायर, -5 का, जो भी तुम माइनस नापोगे। मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होता है। सुनो, जैसे मान लो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना होकर ये पॉइंट यहाँ पर है, तो डायरेक्शन भले बदल जाएगा, यहाँ पर फर्क पड़ेगा। मैग्नीट्यूड में क्या फ़र्क पड़ेगा? स्क्वायर करना, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर करना। तो मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। डायरेक्शन में भले फर्क पड़ जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, यहाँ आएगा तो और चेंज, यहाँ आएगा तो और चेंज, लेकिन दूरी तो हमेशा पॉजिटिव ही ना होता है। यहाँ से ये कितना दूर है बोलेंगे 5, यहाँ से कितना दूर है तो 5 रूट 2, 5 यूनिट, यहाँ से ये कितना दूर है तो 3 यूनिट दूर है। कुछ ना कुछ दूरी तो हमेशा पॉजिटिव होगा, दूरी हमेशा पॉजिटिव ही होगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? चैप्टर अभी शुरू नहीं हुआ, अभी एक्सरसाइज शुरू नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा अभी वेट कीजिए एक दिन और, उसके बाद स्टार्ट करेंगे इसको हम लोग। पहले इसको समझते हैं हम लोग। चलो, एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है जिसका नाम है 3 -2 और यहाँ पर लिखा हुआ है 4। बताइए इसका पोजीशन वेक्टर बताइए। ए वेक्टर से अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या चलो अभी आर ही वेक्टर से लिखते हैं, आर वेक्टर से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बताइए ये पॉइंट कितना दूर है ओरिजिन से, किस डायरेक्शन में है, इसका वेक्टर बताइए। वेक्टर फॉर्म तो ईजी है, आई जे के लगा दीजिए सिर्फ, है ना जी। देख गया, पहले मैग्नीट्यूड निकाल दिया आपने। आप बोलिएगा सर ये तो एकदम बच्चा वाला काम है, इस पॉइंट को हमको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो वेक्टर के फॉर्म में ये लिखेगा आर वेक्टर बराबर 3i और माइनस में 2j कैप और प्लस में 4k कैप। ये दिखेगा हमको। इस सर दूर कितना होगा ओरिजिन से, तो ओरिजिन से दूर उतना ही होता है जितना इस वेक्टर का क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए कितना हो जाएगा, रूट अंडर, अब बताओ x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, y का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, z का स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर। बता दीजिए, ये हो गया 9 4 और 16, कितना हो गया, 16 4 20 29 न हो गया, 29 रूट के अंदर 29। हाँ, तो ये रूट से बाहर निकलेगा नहीं, इतना ही यूनिट हो जाएगा इसका आंसर। ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा। ये वेक्टर ऑरिजिन से 5 पॉइंट समथिंग दूरी पर होगा। ये 5 पॉइंट कुछ दूरी पर होगा, क्योंकि 25 का 5 निकलता है जी, 5.2 मान लेते हैं, 5.3 मान लेते हैं,
चलो 5.3 यूनिट की दूरी पर मोटा मोटी अंदाज से हम लिख रहे हैं 5.3। बात समझ में आई? यानी कि हर पॉइंट ऑरिजिन से कोई ना कोई एक डायरेक्शन होगा जिसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। बोलो। नहीं पूछ सकता सर इसमें। ना, इसका काम नहीं आएगा, ये तो नीचे है। हाँ, डायरेक्ट 3 ठो वाला, डायरेक्ट 3 ठो वाला। 2 ठो वाला पूछ देगा तो क्या दिक्कत है? बोलो जी। अगर कोई पूछ दिया बताओ क्यों हमारे पास पॉइंट है लिखा हुआ है 3 7 0, बोलो वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देंगे सर इसको 3i प्लस में 7j और 0 के, मतलब के 3i प्लस में 7j। मतलब क्या हुआ? इसमें x है, y है, z नहीं है, यानी ऊपर और नीचे कहीं भी नहीं गया, उसी प्लेन में नीचे xy प्लेन में है। xy प्लेन में इस जगह पर ये पॉइंट है, यहाँ कहीं हो सकता है नीचे में। बात समझ में आई? तो इसको जो है आज जो पढ़ाएं एक बार ज़रा सा देख के आइएगा घर से। आज यहीं पर स्टॉप करेंगे, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल, और कल इससे बढ़ाएंगे आपको आगे। अभी इसमें कहानी बचा हुआ है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, उसके बाद तब एक्सरसाइज स्टार्ट होगा। इक्वल वेक्टर पढ़ेंगे उसके बाद। मल्टीप्लाई तो पहले नहीं कीजिए, मल्टीप्लाई कब? मल्टीप्लाई अभी थोड़े आएगा, पहला एक्सरसाइज बनाओगे उसके बाद ना, पहला बेसिक। उसके बाद अभी जॉब डाटा का सवाल कहाँ बताया अभी आपको? ये तो खाली एरो डायग्राम बताए ना, मेन तो अभी सवाल बचा हुआ है पूरा। इसमें सेक्शन फार्मूला आएगा, मिड पॉइंट फार्मूला आएगा, सब आएगा वेक्टर फॉर्म में सब। हाँ आएगा क्या? ये जो वाला सारा आएगा 3D में, 3D में, वो सब 2D में, वो सब 2D में आप पढ़े थे, अब पढ़ेंगे सारा 3D में। MNP आ जाएगा क्या? हाँ, LMN आएगा, LMN डायरेक्शन कोसाइन को। कल से डिस्कस करेंगे इसको, कल से डिस्कस करेंगे। चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं।